हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एमएसएन का एक टॉपिक अस्थमा। तो चलिए देखते हैं अस्थमा को। अस्थमा इज अ chronic inflammatory disease of airway caused by allergic response of bronchi resulting in reversible narrowing of airway due to bronchoconstriction or spasm, congestion and thickening of walls of bronchi and accumulation of mucus, recurrent attack of dyspnea and wheezing। मतलब अस्थमा एक ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, एक ऐसी एयरवे की डिजीज जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण होती है, जो कि जिसमें रिवर्सिबल नैरोइंग ऑफ एयरवे हो जाता है। मतलब हमारे जो ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स हैं ये सब नैरो हो जाते हैं ड्यू टू एलर्जिक रिस्पॉन्स, और जिसके कारण ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होता है। मतलब उसकी जो वॉल्स हैं, जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं, वो पतली हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, जिसके कारण कंजेशन होता है और उसकी वॉल्स थिक हो जाती है। और फिर उसमें जो भी एलर्जिक जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको वहीं पे ब्लॉक करने के लिए अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस हो जाता है वहाँ पे। और अगर वहाँ पे अक्यूमुलेशन कुछ म्यूकस वगैरह फिल हो जाएगा तो फिर वहाँ पे हमको डिस्निया होगा, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, उसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, उसी को हम डिस्निया कहते हैं। वीजिंग, जब भी सांस लेंगे तो उसमें से आवाज़ें आएंगी। तो ये ऐसे ही है, ये हमारे लंग्स, ये हमारा एयरवे। इसकी जो मसल्स एयरवे है ये नॉर्मल अभी ऐसा है। जब अस्थमा का अटैक आएगा तो इसमें नैरो एयरवे हो जाएगा, मसल्स टाइट हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और इन्फ्लेट हो जाएंगी, थिक वॉल हो जाएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ म्यूकस। ये हमारी मसल्स, एयर वॉल, ये हमारा ऐसे था और जब अटैक आएगा तो ऐसे हो जाएगा। देन हम बात करेंगे कॉजेज। देयर आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आएगा टेम्परेचर, अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो, चेंज इन ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर है तो भी, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैं, सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एलर्जन इनहेलेशन है जैसे कि फूड ट्रीटेड विद सल्फेट, बियर, वाइन, इन सब में भी अस्थमा अटैक आ सकता है। स्ट्रेस है, इमोशनल अपसेट है, मेडिकेशंस, एनएसएआईडीज है, बीटा ब्लॉकर है, या स्ट्रॉन्ग ओडर्स और परफ्यूम्स के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इसका कीज ऑफ अस्थमा अटैक क्या है? नियर रोड, नोज एंड साइनस प्रॉब्लम, एक्सरसाइज, एयर पॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रैपिड इफेक्ट ऑफ इमोशंस, ऑक्यूपेशनल फैक्टर, एलर्जेंस, ड्रग्स, एनएसएआईडीज। तो अब नेक्स्ट हमारा है रिस्क फैक्टर। जैसे रिस्क फैक्टर में मतलब कि अस्थमा के कारण क्या क्या और इसका रिस्क हो सकता है, क्या क्या उसे और कॉज कर सकता है। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जेंस हो सकता है, पैसिव स्मोकिंग के कारण, ओबेसिटी, अर्बन लिविंग, लो बर्थ वेट, रेगुलर यूज ऑफ एनएसएआईडीज। फिर टाइप्स ऑफ अस्थमा क्या है? एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक मतलब एलर्जिक, कॉमनली अकर इन चाइल्डहुड। इंट्रिंसिक मतलब नॉन एलर्जिक होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब कि जो बाहर के हमारे इन्वायरमेंट से हो तो वो एक्सट्रिंसिक अस्थमा में आएगा। और इंट्रिंसिक मतलब हमारी खुद की बॉडी में ही ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण अस्थमा हो रहा है तो उसे हम इंट्रिंसिक कहेंगे, और ये नॉन एलर्जिक होगा, मतलब इसमें एलर्जन का कोई रोल नहीं है। सो ये कॉमनली होकर अबाउट 35 ईयर्स ऑफ एज में हमारा इंट्रिंसिक होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को ही साइंस एंड सिम्टम कहते हैं। इसमें हमारा आएगा वीजिंग। वीजिंग मतलब जब सांस लेने में एक आवाज़ आती है उसे कहते हैं वीजिंग। कफ ऑल नाइट एंड अर्ली इन मॉर्निंग, चेस्ट टाइटनेस, डिस्निया, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन होगा, हाइपोक्सेमिया होगा। हाइपोक्सेमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। जब हम अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर ब्लड में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ब्रोंकाई साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में भी साउंड आएगी। अटैक्स ऑफ अस्थमा में बी फ्यू मिनट्स एंड आवर, मतलब मिनट्स में भी आ सकते हैं, आवर्स में भी आ सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? फिर पैथोफिजियोलॉजी आएगी जिसमें अकॉर्डिंग टू टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारी पैथोफिजियोलॉजी बनेगी। जैसे एक्सट्रिंसिक है, बाहर के
किसी भी एलर्जन के कारण। तो जैसे हमारा ये एंटीजन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, वो आएगा, मास्ट सेल एक्टिवेट होगा, और फिर अगर कोई एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी, हमारा जो आईजीई है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है, आईजीई एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस होगी। फिर मास्ट सेल एंड बेसोफिल मिल के केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनिन, ल्यूकोट्रेन्स, जिसके कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा और फिर डिस्निया कॉज होगा, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी। देन फिर हम देखेंगे इंट्रिंसिक नॉन एलर्जिक, मतलब बॉडी में ही कुछ है ऐसा। इट बिगिंस विद बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अगर उसमें कुछ है तो वो रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन, जिसके कारण ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगा। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा एंड्रोजन रिसेप्टर होगा, और फिर ये भी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। मतलब दोनों नर्वस सिस्टम में अगर कुछ है तो उसके कारण हमारा ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होगा, डिस्निया कॉज करेगा, तो हमारा फिर ये अस्थमा कॉज करेगा। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, मतलब कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि अस्थमा है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, स्पाइरोमेट्री, एबीजी, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, हाइपोक्सेमिया, इंक्रीज PCO2 एसिडोसिस, मतलब ऑक्सीजन कम होगा तो हमारी बॉडी में पे CO2 का लेवल इंक्रीज होगा। फिर चेस्ट एक्सरे करेंगे फॉर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग, अगर इन्फ्लेशन है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन है लंग्स में, तो चेस्ट एक्सरे से वो दिख जाएगा। अस्कल्टेशन ऑफ ब्रेथ साउंड, वीजिंग साउंड। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है अगर अस्थमा ठीक नहीं हुआ, निमोनिया कॉज कर सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, स्टेटस अस्थमैटिकस हो सकता है, एटेलेक्टेसिस होगा। एटेलेक्टेसिस हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी में यूनिट में है। मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या होगा, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो जैसे ही हमारा सिम्टम हमको दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देंगे। तो ब्रोंको डायलेटर है, बीटा अगोनिस्ट है, दे कॉज ब्रोंको डायलेटर डायलेट करेंगे ब्रोंकियल वॉल्स को, जिसमें कि हमारा एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल, फॉर्मोट्रॉल, अल्बिट्रॉल। फिर जेंथीन डेरिवेटिव देंगे। जेंथीन डेरिवेटिव क्या होता है, ये डायूरेटिक इफेक्ट कॉज करता है और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। ये भी एक ब्रोंकियो डायलेटर के उसमें हम मतलब वर्क है इसका टाइप का। तो इसमें क्या आएगा, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, अमीनोफाइलिन। देन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, द एक्शन ऑफ दीज ड्रग इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स म्यूकस सिक्रेशन को कम करेगा। इसमें आएगा इप्राट्रोपिन, एट्रोपिन सल्फेट। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक इफेक्ट कॉज करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसमें आएगा प्रेडनिसोलोन, बेटामेथाजोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। फिर ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्रिन बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो ये सब है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, अगर एलर्जेंस आए भी हैं बॉडी में तो बॉडी उसकी तरफ इतना रिएक्ट ना करे, मास्ट सेल ही रिएक्ट करती है किसी भी एलर्जन पे, तो इसलिए हम लोग मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। दे स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, डिस्निया नहीं होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग नहीं होगी। तो इसका हमारा एग्जाम्पल है क्रोमोलिन सोडियम। फिर स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा को हम कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप है यूज ऑफ इनहेल्ड ब्रोंकियो डायलेटर हम कर सकते हैं, जो आपने देखा होगा एक आता है ट्यूब जैसे आता है, उसे डायरेक्टली माउथ में हम लोग उससे लेते हैं, उसके अंदर मेडिसिन डली रहती है। तो यूज ऑफ इनहेल्ड ब्रोंकियो डायलेटर साल्ब्यूटामॉल, या फिर ब्रोंकियो डायलेटर इनहेल्ड प्लस इनहेल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट कर सकते हैं। इनहेल्ड ब्रोंकियो डायलेटर प्लस इनहेल्ड हाई डोज स्टेरॉइड कर सकते हैं। इनहेल्ड हाई डोज स्टेरॉइड प्लस ब्रोंकियो डायलेटर प्लस जेंथीन डेरिवेटिव से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एडिशन ऑफ ओरल स्टेरॉइड टू स्टेप 4, मतलब इसी में हम लोग ये ऐड कर दें। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, असेसमेंट होगा, असेस क्लिनिकल साइंस ऑफ एयरवे डिस्ट्रेस ऑफ पेशेंट। इफ इट इज acute distress we should give emergency management. Then take a history of patient, collect knowledge about allergic reaction in different environmental condition, ask about working place। जैसे वर्किंग प्लेस में कोई ऐसे फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं जहाँ धुआं वगैरह बहुत हो तो उसके कारण भी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। एलर्जिक मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन,
आप इसे भी देख सकते हैं एक बार। देन हम उसे लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन 5 A's। 5 A's आप याद कर सकते हैं, जैसे अवॉइड एलर्जन, अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वायरल इन्फेक्शियस पीपल, अवॉइड स्मोकिंग। So thank you. I hope you like this video. Then do like, subscribe and share with your friends and classmates. Thank you.